स्टिफनेस क्या है, राइट? स्टिफनेस मैं बता चुका हूं, सिंपल अगर समझे स्टिफनेस ना, तो ये इसको ज्यादा हम लोग स्प्रिंग में ज्यादा समझते हैं। ऐसे इसे आप नॉर्मल भी समझ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है स्टिफनेस का, लोड बाय डिफॉर्मेशन, लोड बाय डिफॉर्मेशन। अब इसको आप जहां फिट कर लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फिट कर लो, शाफ्ट में फिट कर लो, बार में फिट कर लो, बीम में फिट कर लो, स्प्रिंग में फिट कर लो, सब जगह चलेगा। लोड बाय डिफॉर्मेशन, राइट? तो डेफिनेटली आप देख सकते हो लोड बाय डिफॉर्मेशन, कल भी कर्व पढ़े थे, इसी से इंस्पायर होके बना स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन ना। तो मान लेते हैं हमारे पास स्प्रिंग है जिसका यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यही इसका स्टिफनेस एक्चुअली होता है ना। और यहाँ पे मटेरियल था, दैट इज द इनिशियल पोजीशन, और थोड़ा सा हमने स्ट्रेच किया, एक्स हुआ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के बाद ये फिर यहां आ गया, वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है, आप सिंपल देख सकते हो। और यहां पे मटेरियल जो खिंचाया, कितना खिंचाया, एक्स, तो यहां पे एक स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा बराबर माइनस के एक्स। माइनस बताता है कि रिस्टोरिंग फोर्स है, वापस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, राइट? अब यहां पे आप देख रहे हो, यहीं से इसे अगर मैं ना, अगर मैं लिखूं के क्या होगा, तो देखें एफ एस बाई एक्स है। तो एफ एस क्या है, जो स्प्रिंग फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स कितना इसमें आएगा, जितना हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना हम खींचेंगे उतना ही वो डिस्प्लेस होगा, और वही एनर्जी स्टोर होगी किस में, स्प्रिंग में, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा स्प्रिंग फोर्स के लिए। तो हो गया लोड बाय डिफॉर्मेशन, या सिंपल भी बोल सकते हैं पी बाय डेल्टा, राइट? अब अगर ये P है, हम इलास्टिक फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें एक रेजिस्टिव फोर्स भी आया होगा ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर बाई डेल्टा। इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, तो एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टिव फोर्स ना। तो यहां पे अगर लोड में कहें यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए, जितना रेजिस्टिव फोर्स है या जितना एक्सटर्नल फोर्स है, राइट? मतलब हम मटेरियल को डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, मटेरियल जितना फोर्स रेजिस्ट यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए, दैट विल बी द स्टिफनेस। और कहीं ना कहीं यंग्स मॉडुलस भी यही बताता है, इलास्टिक यूनिट। अगर आपको याद होगा, स्ट्रेस बराबर ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, और इस फॉर्मूला को हम अगर कर दें P बाय ए ना, E बराबर डेल्टा L बाय L, तो यहां पे मैं देखूंगा ना, E जो आएगा क्या आएगा, या इसको आप अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, तो पहले तो E बराबर आ जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और ये है लोड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपको पता है, जैसे यूनिट डिफॉर्मेशन लिया, यूनिट स्ट्रेन ले लेंगे, तो यहां पे जो है ना, E बराबर हो जाएगा स्ट्रेस। कब, जब स्ट्रेन का वन वन ले लोगे। यही क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसरो में भी पूछा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ते हैं इलास्टिक मटेरियल के लिए, विद इन इलास्टिक लिमिट, जो यंग्स मॉडुलस है वो कहीं ना कहीं क्या, स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है, राइट? अब ये स्प्रिंग के केस था तो P बाय डेल्टा ले लिया। अभी मैं आपको तीन अलग अलग टाइप का स्टिफनेस बताऊंगा, राइट? तो एक तरह से अगर डिफाइन करें, तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड ना, कि एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, यूनिट डिफॉर्मेशन होने के लिए मटेरियल जितना रेसिस्ट कर रहा है, कितना रेसिस्ट करेगा, जो उसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, यहां से भी हम बोल सकते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं वही हमारा क्या है, स्टिफनेस है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही क्या है, मेजर ऑफ स्टिफनेस है। ये मैं बता चुका हूं कि स्टिफनेस का मेजर एक्चुअली क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मैं पूरा बात बोल रहा हूं इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि सारे रिजल्ट्स हुक्स लॉ से हमारे आ रहे हैं, ठीक है? फंडामेंटल हो गया। मैं फिर बता रहा हूं, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस में बहुत अंतर है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। स्ट्रेंथ होता है फेलियर से पहले, फेलियर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा तब फ्रैक्चर होगा, उससे पहले जो रेजिस्टेंस देता है, तो उसमें इलास्टिक प्लस प्लास्टिक बोथ होता है। लेकिन स्टिफनेस में ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उसके लिए जो रेसिस्ट करे तो वो यंग्स मॉडुलस ही है, दैट इज योर बेसिक स्टिफनेस। क्लियर है आई गेस? और टफनेस क्या होता है, फ्रैक्चर से पहले जो मटेरियल स्ट्रेन एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है, दैट इज योर टफनेस। रिजिलियंस फिर हो जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट, जो हमारा मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो सब में अंतर है, एक नहीं है, मैं बता दिया हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे कर करके बाद में देख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे थोड़ा सा मैंने इसको क्लब कर दिया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, क्योंकि एक पैटर्न है, मैं आपको पैटर्न बता देता हूं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। अब हमारा स्टिफनेस अगर देखें तो इलास्टिक मटेरियल के लिए ये बात कर रहा हूं, जैसे स्प्रिंग हमारा क्या इलास्टिक मटेरियल है, उसी तरह हमारा ये बार भी तो इलास्टिक मटेरियल है ना। सर्कुलर बार जो आप देख रहे हो, ये हमारा साफ्ट है, ये भी तो इलास्टिक मटेरियल है, यहाँ पे बीम है, ये भी तो इलास्टिक मटेरियल है। तो सब में कहीं ना कहीं लोड बाय डिफॉर्मेशन अगर आप निकाल लेते हो तो जो बचेगा, जो एक्सप्रेशन आएगा, दैट विल बी योर स्टिफनेस। अब चूंकि यहाँ पे लोड जो है एक्सियल लोड लग रहा है, ध्यान से देखेंगे यहाँ जो लोडिंग कंडीशन है क्या है, एक्सियल है। क्या है ये, एक्सियल टेंसाइल लोड है, P जो है वो एक्सियल है। इसीलिए ये मटेरियल जो डिफॉर्म होने से पहले जो रेजिस्टेंस शो करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सियल स्टिफनेस, P बाय डेल्टा। ये P हो गया, अब डेल्टा क्या होगा, जो इसकी लेंथ बढ़ेगी। चलिए तो क्या आएगा, फॉर्मूला लगा लीजिए, हुक्स लॉ, E टाइम्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको लिख सकता हूं P बाय A, E डिफॉर्मेशन को डेल्टा L बाय L, यहां पे डेल्टा L ही है मेरा क्या, डिफॉर्मेशन ना। तो P बटा डेल्टा को एक तरफ अगर कर लेंगे तो ध्यान से देखेंगे यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P बटा डेल्टा L अगर मैं एक तरफ कर लूं, कैन आई राइट A E बाय L, ठीक है, A E बाय L। A क्या है, इसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, E क्या है, उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका हो गया ओरिजिनल एरिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, L हो गया इसका लेंथ, ठीक है। फॉर्मूला देखिए यहां पे आ चुका है, K बराबर E A A E बाय L, ठीक है। तो ये कहला जाएगा इस सर्कुलर बार का एक्सियल स्टिफनेस। एक्सियल वर्ड क्यों है, क्योंकि लोडिंग कंडीशन एक्सियल है। अब यही चीज हम टॉर्शन में आते हैं, टॉर्शन में भी लोड क्या है, इस पे आप लगाइए, टॉर्क लगाइए। यहां पे अगर मैं टॉर्क लगा दे रहा हूं, टॉर्क T लगा रहा है, टर्निंग ट्विस्टिंग मोमेंट में लगा रहा हूं, इसको अमेट रहा हूं, इस तरह से ऐसे अमेट रहा हूं, ये घूमेगा घूमेगा, तो यहां पे कुछ ना कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा थीटा, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें लोड बाय दिस, तो कैन आई से T बाय थीटा, यहां पे लोड क्या है, T है, टॉर्क T, थीटा क्या है, इसका जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ। इसको अगर कैलकुलेट करोगे टॉर्शन फॉर्मूला से तो निकलेगा G J बाय L। देखिए पैटर्न आपको मिलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यहां पे लेते हैं चूंकि हमारा यहां पे मटेरियल में शियर स्ट्रेस बन रहा है ना, और यहां पे हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, इसलिए आता है J। यहां है E फॉर हो गया एक्सियल लोडिंग है ना, तो यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, यहां शियर फोर्स आएगा तो शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अब बटा L, इसका भी L, देखो नीचे भी L, ठीक है। एक और पैटर्न आएगा, एक आता है तीसरा देखो, एक पैटर्न में मैं बता रहा हूं, टॉर्शनल स्टिफनेस इसलिए इसको बोलेंगे क्योंकि यहां लोडिंग कंडीशन क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है, और इस मटेरियल में टॉर्शन हो रहा है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाए। तो यहां जो यूनिट अमाउंट में एंगुलर डिफॉर्मेशन ये करेगा, उसके लिए जो आपको लोड लगाना पड़ेगा, दैट विल बी टॉर्शनल स्टिफनेस। अब यही चीज बीम में आ जाइए, एक ही पैटर्न है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। बीम है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, आप देख सकते हो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और ऊपर से लोड हम लगा रहे हैं, सेंटर पे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है, देख सकते हैं ये डिफॉर्मेशन होगा, फिगर में भी क्लियर है ना, ये देख सकते हैं ये डिफॉर्मेशन हो गया, पहले यहां था इनिशियली, अब ये डिफॉर्म होके आ गया यहां पे। अब जब ये डिफॉर्मेशन हुआ तो डेफिनेटली कुछ डिफ्लेक्शन निकलेगा, और फॉर्मूला से आप जानते हैं इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर्मूला सबको पता होगा, PLQ बटा 48E, E हो गया इस बीम का अगेन यंग्स मॉडुलस, और I हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको भी अगर हम चेंज करेंगे तो निकाल दीजिए, P है लोड, डेल्टा हो गया डिफ्लेक्शन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बाय डेल्टा। अगर मैं कर दूं कैन आई राइट 48E I बाय L स्क्वायर, यहां से आप देख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है यहां से भी हमारा निकल रहा है E I बाय L, इसे ही हम लोग बोलते हैं फ्लेक्चरल रिजिडिटी, ठीक है। जहां पे जो ऊपर वाला टर्म है AE, GJ और EI, वो कहला जाएगा उसका स्टिफनेस, सॉरी रिजिडिटी ना। तो AE विल बी योर, यहां पे आ जाएगा AE विल बी कॉल्ड एक्सियल रिजिडिटी। तो देखिए रिजिडिटी और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ये कहला जाएगा दिस G इंटू J कहला जाएगा टॉर्शनल रिजिडिटी,
ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई में, ठीक है, इसे हल्के में ना लें। और एक चूंकि पैटर्न है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और यहां पे आएगा ई और आई, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्चरल रिजिडिटी, ठीक है। और रिजिडिटी में अगर लेंथ से भागा दे देते हो, ठीक है, हर एक फॉर्मूला में नीचे एल है ना, अगर पर यूनिट लेंथ या तुम लेंथ से डिवाइड कर देते हो तब जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, स्टिफनेस बन जाता है, राइट। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टिफनेस और लेंथ में क्या अंतर है, स्टिफनेस और लेंथ में सॉरी क्या रिलेशन है। तो मैं बता दूं, स्टिफनेस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ आप बढ़ा दोगे मटेरियल का, स्टिफनेस घट जाएगा, लेंथ बढ़ा दोगे स्टिफनेस घट जाएगा। फॉर्मूला से क्लियर है, AE बाय एल, GJ बाय एल, EI बाय एल, तो L इनवर्सली है, राइट। और इसका एक और डेमोस्ट्रेशन मैं आपको दे सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, आप पढ़े होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्प्रिंग K है, लेंथ L है, अगर स्प्रिंग को आधा कर दें तो लेंथ क्या हो जाएगा, L/2, L/2, उसका स्टिफनेस क्या बताइए क्या होगा। तो अगर आधा हो रहा है तो इनवर्सली इसका क्या होगा, डबल हो जाना, तो हम बोलते हैं स्टिफनेस डबल हो जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, राइट। ये कहां से बना, इसी कंसेप्ट से बना, स्टिफनेस इज इनवर्सली रिलेटेड विद द लेंथ। लेंथ को हाफ किया, ये डबल हो गया, लेंथ को 1/4 कर दूं, ये 4 गुना हो जाएगा,